एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़ और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जो आपका सेमेस्टर थर्ड है, इसका जो एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया है, और हिंदी में इस बुक का नाम है भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र। इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हम लोग कवर कर रहे हैं, यानी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हो सकते हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को करेंगे। एंड देखिए, ये जो क्वेश्चन विद आंसर हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के भी होते हैं, और जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। यानी आपको सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी एंड नेक्स्ट जो आएंगे वो सारे ही क्वेश्चंस आपको इस पूरी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं और आपने बुक्स भी नहीं पढ़ी हैं तो भी आप 100% पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हर चैप्टर से इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जो भी एक तो आपको चैप्टर्स वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, दूसरा हर चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप 100% पास हो जाओगे अगर आपने ये वीडियो भी देख ली, ठीक है। एंड अगर सेल्फ स्टडी की बात है कि आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो नोट्स कहाँ प्रोवाइड होंगे, नोट्स की बात मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ। यानी वीडियो के लास्ट में मैं आपको नोट्स की बता देती हूँ कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी। तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना, ताकि वो लोग भी देख पाएँ एंड अपने मार्क्स 100% गेन कर पाएँ। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिना देरी करे अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है, विवेचना कीजिए। यानी जो भारत की प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना दे रखी है, वो भारतीय संविधान की एक अभिन्न अंग है। किस तरह से ये आपको बताना है, तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो दी गई है। यह संविधान की आत्मा कही जाती है और इसे ही संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारत के राज्य की मूल भावना, उद्देश्य और आदर्शों को स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यानी जो राज्य हैं उनका क्या एक तरह से भावना होगी, क्या उद्देश्य होगा, इसको पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया है प्रस्तावना के अंतर्गत ही। प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं की दृष्टि और देश के भक्ति मार्गदर्शन को दर्शाती है। यानी जो प्रस्तावना है उसमें जो एक तरह से संविधान निर्माता थे उनकी दृष्टि को और उनके जो देशभक्ति है उसके मार्गों को दिखाती है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने तो संविधान की प्रस्तावना भी लिखी है, तो उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो देखने का तरीका है उसको भी दिखाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रस्तावना की उत्पत्ति किस तरह से। इसमें आप देखेंगे भारत की प्रस्तावना 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत की गई। यानी जो भारत की प्रस्तावना है वो 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी लिखी गई थी। यह अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। यानी अमेरिका की जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उससे हमने प्रेरणा लेकर बनाई है, परंतु भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इसे रूपांतरित किया गया। इसमें हम भारत के लोग शब्द यह दर्शाता है कि भारत में सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है। यानी देखिए, हमने वहाँ से एक तरह से प्रेरणा तो ली है, यानी मोटिवेशन तो ली है बनाने के लिए, लेकिन अपने देश के अकॉर्डिंग बनाई है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नता हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊंच नीच है, उन सभी को देखकर हमने बनाई है। जैसे कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग क्या, ये जो शब्द है या ये जो कहूँ, ये जो मुहावरा है, ये जो लाइंस है, ये क्या कहती हैं कि भारत जो है उसके जो लोग हैं वो किसी भी सत्ता, किसी भी सरकार से ऊपर है। यानी भारत के लोग किसी भी सरकार से, अंतिम जो स्रोत है वो भारत के लोग हैं, वो किसी भी सत्ता या किसी भी सरकार से ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रस्तावना की प्रमुख बातें। यानी जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें की गई हैं या कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, तो इसमें आप लिखेंगे प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य घोषित करती है और नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्वता का आश्वासन देती है। यानी जो प्रस्तावना है उसी में ये सारी चीज़ें कही गई हैं कि संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, ये जो सारे वर्ड्स हैं, गणराज्य, इन सभी की जो घोषणा है वो हमारे ये जो प्रस्तावना है उसी में की गई है।
किसी भी नागरिक को जो न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्वता है, उसका जो वादा करता है वो हमारी प्रस्तावना ही करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रस्तावना की वैधानिक स्थिति। किस तरह से जो प्रस्तावना है उसकी वैधानिक स्थिति है, इसमें आप लिखेंगे आरंभ में इस पर विवाद था कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। यानी स्टार्टिंग में थोड़ा सा विवाद रहा था कि प्रस्तावना को हम संविधान का हिस्सा डिक्लेयर करें या फिर नहीं करें। इस पर 1973 के केकेश्वरानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला ऐतिहासिक रहा। यानी ये जो मामला था ये ऐतिहासिक रहा। इस पर देखिए यह आपने मामला जो है ये 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये मामला जो है एक तरह से हमारे संविधान में चेंजेस यानी जो संशोधन है वो भी किया था। इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा मानी गई है। यानी इसी एक तरह से इसी ये जो केस है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो उसका ही अभिन्न अंग है और एक तरह से मूल जो संरचना है वो हमारे प्रस्तावना या फिर ये कहूँ जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है उसमें कही गई है। अब हम देखेंगे महत्व। महत्व में आप लिखेंगे प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान करती है। यानी एक तरह से जो संविधान की यानी जो प्रस्तावना है वो संविधान की व्याख्या करने का मार्गदर्शन यानी एक तरह से रास्ता दिखाती है। यह नागरिकों को यह बताती है कि भारत का राज्य किन आदर्शों पर आधारित है, ताकि पता चल सके नागरिकों को कि जो भारत है उसका जो राज्य है वो किन आदर्शों पर टिका हुआ है, हमारा जो भारत है वो क्या चीज़ फॉलो करता है। यह संविधान की भावना और उद्देश्यों को व्यक्त करती है, ताकि जो संविधान है उसकी जो भावना है और उद्देश्य है वो जनता तक पहुंच सके। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आंसर किस तरह से लिखना है ये भी आपको पता चल गया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल औपचारिक भूमिका नहीं निभाती बल्कि यह संविधान की आत्मा और मूल दर्शन का प्रतीक है। यानी ये जो है इस संविधान की जो मूल दर्शन है, आत्मा है, उसका भी दिखाती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया जाना इस तथ्य को और भी मजबूत कर देता है, क्योंकि इसी जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो है ये संविधान का अभिन्न अंग है, इस वजह से ये तथ्य और ज़्यादा मजबूत हो गया। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक जीवित और अभिन्न अंग है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसका ये जो प्रस्तावना है वो उसकी जीवित और अभिन्न अंगों में से एक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट या कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आपको वीडियो कैसी लग रही है ये भी आप मुझे बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी करना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नागरिकता क्या है तथा भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है। यानी आपको बताना है कि पहले नागरिकता आखिर होती क्या है और जो भारतीय नागरिकता है वो कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं जो हमारी नागरिकता है उसका क्या अर्थ है। पहले हम नागरिकता को ही समझेंगे कि आखिर नागरिकता क्या होती है और इसका क्या अर्थ होता है। तो इसमें आप लिखेंगे नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच एक कानूनी एवं राजनीतिक संबंध है। यह व्यक्ति को राज्य के प्रति अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है। यानी देखिए नागरिकता जो है वो किसी भी व्यक्ति को राज्य के प्रति और कानून के प्रति एक तरह से संबंध बनाती है और उसे अधिकार और कर्तव्य दोनों ही देती है। नागरिक वही व्यक्ति होता है जो किसी राज्य का स्थायी सदस्य होता है और जिसे उस राज्य के संविधान एवं कानूनों के अनुसार संपूर्ण अधिकार प्राप्त हों, वही व्यक्ति नागरिक है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति नागरिक कब बनता है जब वो किसी भी एक राज्य का स्थायी सदस्य हो और उसके पास कानूनों के अधिकार हों या फिर कोई भी अधिकारों से प्राप्त हो, तभी वो एक तरह से नागरिक कहला पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे भारत में नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। यानी भारत में जो नागरिकता है उसके बारे में जो भारत के संविधान भाग 2 है उसमें बताया गया है। नागरिकता से व्यक्ति को मतदान का अधिकार, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति, संपत्ति रखने और स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार मिलता है। यानी एक नागरिक को ही ये सारे अधिकार होते हैं जो कि हमारी नागरिकता हमें प्रदान करवाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे भारतीय नागरिकता का प्रावधान। यानी जो भारतीय नागरिकता है इसका क्या प्रावधान है। तो इसमें आप लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के विषय में प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय भारत में नागरिक कौन होगा यह बताता है। यानी भारत में आखिर नागरिक कौन बनेगा, कौन भारत का नागरिक होगा, ये अनुच्छेद 5 में बताया गया है। अनुच्छेद क्या 6 क्या कहता है? भारत में प्रवास करने वाले
पाकिस्तानियों के लोगों की नागरिकता से संबंधित है। यानी भारत में जो प्रवास कर रहे हैं, भारत में जो रह रहे हैं पाकिस्तानी लोग, उनकी जो नागरिकता है उससे संबंधित है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान जाने वाले और फिर लौटने वाले लोगों की नागरिकता पर लागू होता है। यानी देखिए, जब बँटवारा हुआ था बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए थे, बट वहाँ की कंडीशन उन्हें अच्छी नहीं लगी, वो वापस हिंदुस्तान आ गए। तो उनके लिए जो बात की गई है वो अनुच्छेद 7 में की गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 8 यानी अनुच्छेद 8 में क्या है? विदेशों में रहने वाले भारतीय मूलों के लोगों की नागरिकता को परिभाषित करता है। यानी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो विदेशों में जाकर यानी अदर कंट्री में जाकर काम करते हैं या स्टडी करते हैं। उनकी जो नागरिकता के बारे में बात करता है वो अनुच्छेद 8 करता है। अनुच्छेद 9 क्या करता है? किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी देखो, अगर कोई इंसान है जो है तो भारत का, बट वो क्या है, अमेरिका में जाकर जॉब कर रहा है और उसने अमेरिका की जो नागरिकता है वो ले ली, तो ऑटोमेटिकली जो एक तरह से भारतीय नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। और ये बात कौन कहता है? अनुच्छेद 9 हमारा ये बात कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता से जुड़े अधिकारों की निरंतरता की गारंटी देता है। यानी जो हमारे अधिकार हैं उनकी निरंतरता, उन्हें कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, ये जो गारंटी देता है ये हमारा अनुच्छेद 10 देता है हमें, ठीक है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। यानी संसद कोई भी नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जिसमें नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित नियम तय किए गए थे। यानी अनुच्छेद जो 1955 है उसे पारित किया गया था, जिसमें नागरिकता को समाप्त करने और प्राप्त करने के जो संबंध हैं या नियम कानून हैं वो बताए गए थे। अब हम देखेंगे नागरिकता की समाप्ति के प्रकार, यानी नागरिकता जो है उसको किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, उसके क्या क्या प्रकार हैं। भारतीय नागरिक अधिकार 1955 के अनुसार नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। यानी जो भारतीय नागरिक अधिकार है जो हमारा 1995 में आया था, उसके अनुसार जो भारतीय नागरिकता है उसे 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, यानी 3 प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है। पहला है हमारा त्याग, यानी खुद छोड़ देना। किस तरह से? यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ना चाहता है तो वह त्याग के माध्यम से ऐसा कर सकता है। यानी खुद भी कोई नागरिक अपनी जो नागरिकता है वो छोड़ सकता है, यानी त्याग कर सकता है। उसे एक औपचारिक घोषणा करनी होती है, जिसके बाद उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी वो औपचारिक रूप से घोषणा करेगा, उसके बाद में उसकी नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। यदि वह नाबालिग के रूप में नागरिकता छोड़ने वाले व्यक्ति का बच्चा है तो बालिग होने पर उसे फिर से नागरिकता पुनः प्राप्त करने का अधिकार है। यानी देखिए, एक कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो नाबालिग है, उसके माता पिता ने क्या करा? नागरिकता छोड़ दी, बट जब वो बच्चा जवान हो जाता है, वो दोबारा नागरिकता लेना चाहता है, वो हमारे देश का सदस्य बनना चाहता है, तो वो बन सकता है, ठीक है। वो दोबारा नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट जो है वो होती है हमारी विलोपन। विलोपन क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। विलोपन किस तरह से एक तरह से नागरिकता छीन लेती है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। यही क्या है? विलोपन कहलाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है जो अदर कंट्री की नागरिकता ले लेता है तो हमारे जो कंट्री है उसकी नागरिकता चली जाती है। यह प्रावधान इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक व्यक्ति दोहरी नागरिकता नहीं रख सकता है, क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो एक व्यक्ति एक ही नागरिकता रख सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भारतीय नागरिक अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट यानी थर्ड जो है जिससे हमारी नागरिकता जा सकती है वो क्या है? निरासन। किस तरह से? निरासन से भी एक तरह से नागरिकता जो है वो चली जाती है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, यह नागरिकता की जबरन समाप्ति होती है जो सरकार द्वारा की जाती है। यानी जब सरकार द्वारा किसी की जबरन एक तरह से नागरिकता छीन ली जाए तो वो निरासन कहलाती है। जैसे कि यह तब लागू होती है जब व्यक्ति, यानी किस कंडीशन में ये लागू होती है, यहाँ पर ये कुछ कंडीशन है। जैसे कि पहली है हमारी, नागरिकता प्राप्त करने
के समय प्रकट या झूठे दस्तावेज का प्रयोग करे, यानी नागरिकता लेने के लिए वो झूठे दस्तावेज का यूज़ करेगा तो भी उसकी नागरिकता छिन जाएगी। देश के प्रति अविश्वास या देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होकर, यानी अगर कोई देशद्रोह का कार्य करता है तो भी उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। विदेश में 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक बिना अनुमति के रहे, यानी अगर विदेश में किसी और देश में वो 5 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा दिन वो बिना अनुमति, यानी अपने देश को बताए बिना वो वहाँ रहे 5 साल से या 5 साल से ज़्यादा, तो उनकी नागरिकता ख़त्म कर देता है देश, ठीक है। कानून या संविधान के प्रति वफादारी ना रखने से भी हमारी जो एक तरह से नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले या विदेशी सेना में शामिल हो जाएं तो भी हमारी नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भारत सरकार व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर देता है। ये सारी स्थिति ऐसी है जिसमें भारत सरकार किसी भी व्यक्ति की जो नागरिकता है उसको समाप्त करने का पूरा पूरा अधिकार रखती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नागरिकता समाप्त का महत्व, यानी जब नागरिकता समाप्त होती है तो इसका क्या महत्व है। पहला आप लिखेंगे नागरिकता की समाप्ति के प्रावधान इसलिए आवश्यक हैं ताकि, क्या क्या रीजन है क्यों आवश्यक है नागरिकता समाप्त के एक तरह से जो अधिकार हैं। इसमें आप लिखेंगे देश की संप्रभुता और सुरक्षा बनी रहे, इसीलिए भी ये एक तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कोई व्यक्ति दोहरी निष्ठता ना रखे, यानी दोहरी जो निष्ठता है वो ना रख सके, इसीलिए भी ये ज़रूरी है। और नागरिकता के दुरुपयोग को रोका जा सके, इसीलिए भी ये ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, नागरिकता किसी भी लोकतांत्रिक देश की मूल पहचान होती है जो व्यक्ति को अधिकारों के साथ कर्तव्यों से जोड़ती है, यानी नागरिकता ही ऐसी है जो कर्तव्य भी देती है, इसीलिए ये व्यक्ति को जोड़ने का कार्य करती है। भारतीय संविधान ने नागरिकता को स्पष्ट और लचीले रूप से परिभाषित किया है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, आराम से कोई भी व्यक्ति समझ सकता है हमारी नागरिकता को। भारतीय नागरिकता का त्याग, विलोपन और निरस्तर, यह तीनों प्रक्रिया सुनिश्चित करती हैं कि नागरिकता केवल उन्हीं के पास रहे जो भारत के प्रति निष्ठावान हैं, यानी ऐसे लोगों के पास ही नागरिकता रहे जो भारत के प्रति सच में निष्ठावान है या भारत का कोई भी एक तरह से बुरा नहीं सोच सकता। जैसे कि हम अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए बुरा व्यवहार या फिर बुरी चीज़ें नहीं सोच सकते, वैसे ही हमारा देश भी है। तो हमें देश के लिए हमेशा निष्ठावान रहना चाहिए, हमें एक तरह से देश के अच्छे के लिए, विकास के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार नागरिकता की समाप्ति के यह प्रावधान न केवल भारतीय राज्य की अखंडता को सुरक्षित रखता है बल्कि देश की एकता, सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी सशक्त बनाए रखता है, यानी बनाने का कार्य करता है। इसीलिए जो भारतीय लोकतंत्र है या फिर भारतीय लोकतंत्र की जो मूलभूत चीज़ें हैं, एकता है, सुरक्षा है, उसको भी सुरक्षित करता है, उसको भी बनाए रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको डिस्कस करना है। चलिए देखेंगे परिचय में आप लिखेंगे मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, यानी मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं ताकि वह स्वतंत्रता, समानता और न्याय के साथ अपने जीवन जी सके। इसीलिए मौलिक अधिकार दिए जाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता, समानता और न्याय के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। यह अधिकार व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं और राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं ताकि जो राज्य है वो निरंकुश ना हो सके और सभी व्यक्तियों को एक तरह से गरिमा, सुरक्षा प्रदान कर सके, ठीक है। इसमें आप आगे लिखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, यानी देखो जो हमारे नागरिक के अधिकार होते हैं, यानी नागरिक अधिकार होते हैं, वो भाग 2 में है और जो मौलिक अधिकार होते हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं। देखिए दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा जाता है, संविधान की ये आत्मा कहा जाता है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी ये ऐसे अधिकार हैं जिनकी अगर कोई उल्लंघन करता है, कोई हनन करता है, तो हम सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। और ये अनुच्छेद 32 और 226 में
कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मौलिक अधिकारों के प्रकार, यानी मौलिक अधिकार आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे मूल रूप से संविधान ने 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं, यानी 7 टाइप के हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। लेकिन 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे। संपत्ति का जो अधिकार है वो भी हमारा मौलिक अधिकार था, बट अब उसे हटाकर सिर्फ 6 मौलिक अधिकार अब हमारे पास बचते हैं। तो पहला है हमारा समानता का अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार, ये क्या अधिकार कहता है? ये कहता है सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान समानता प्राप्त है, यानी सभी नागरिक जो हैं वो कानून के समक्ष एक जैसे हैं, समान हैं, चाहे वो कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो। अस्पृश्यता और उपाधियों की समाप्ति का भी प्रावधान है, यानी जो अस्पृश्यता, जो छुआछूत है, और जो उपाधियां होती हैं, जैसे कि कोई भी डॉक्टर लगा लेता है, ये सारी जो उपाधियां हैं इन सभी की एक तरह से समाप्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सेकंड जो हमारा अधिकार है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 19 से 22 में कहा गया है। ये क्या कहता है? वर्णित अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, आवागमन और व्यवसाय की स्वतंत्रता, यानी वर्णित बात करने की, अभिव्यक्ति करने की, सभा की, संगठन की, आवागमन की, एक जगह से दूसरे जगह जाने की, व्यवसाय करने की, इन सभी की स्वतंत्रता हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। साथ ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा भी करता है, यानी हमारी जीवन की और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसकी भी सुरक्षा हमारा संविधान का ये जो हमारा सेकंड वाला अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है यानी थर्ड अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, यानी जो मानव तस्करी होती है, आपने सुना होगा, लड़कियों को किडनैप करके एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। बंधुआ मजदूरी यानी एक तरह से नौकर बनाकर रख लिया जाता है और फिर उनके बच्चे भी नौकर बनेंगे। ऐसी जो बंधुआ मजदूरी है या फिर बाल श्रम है, बच्चों से काम करवाया जाता है, ये सभी रोकने का कार्य जो करता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारा वो करता है। नेक्स्ट यानी फोर्थ जो हमारा अधिकार है वो है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। ये क्या कहता है? ये जो हमारा अधिकार है ये कहता है हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता है, यानी हम जिस धर्म को चाहें उस धर्म को मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसको स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं। ये हमारी मर्जी है, हम कोई भी धर्म चुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये जो अनुच्छेद है ये हमारा 29 से 30 के अंतर्गत आ जाता है। ये क्या कहता है? अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति, भाषा और शिक्षा की रक्षा का अधिकार है, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो जो समुदाय हैं, वो अपनी संस्कृति का, भाषा का, शिक्षा का, इन सभी की रक्षा कर सकते हैं और इन सभी को एक तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अधिकार है वो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ये अनुच्छेद 32 में जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये क्या कहता है? ये कहता है नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय में जाने का अधिकार है, यानी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी DBR अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा। ये जो हमारा अधिकार 6 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम देखेंगे निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आप लिखेंगे मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव है। किस तरह से? ये अभी हमने देख लिया। ये है नागरिकों को की मनमानी से सुरक्षा देते हैं और समानता व स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, ताकि जो राज्य है वो अपनी मनमानी ना कर सके। इन अधिकारों के बिना लोकतंत्र का अस्तित्व अधूरा है। अतः मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण और जीवित तत्व हैं। यानी अगर मौलिक अधिकार ना हो तो लोकतंत्र का जो एक तरह से जो अस्तित्व है वो अधूरा रहेगा, और मौलिक अधिकार ही भारतीय संविधान को महत्वपूर्ण और जीवित दस्तावेज या जीवित तत्व वो बनाते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकार ना हो तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा संविधान जो है वो एक जीवित दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या कीजिए कि मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। यानी आपको बताना है मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो एक दूसरे के पूरक हैं। किस तरह से? देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में हम ऑलरेडी
पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, एंड नीति निर्देशक तत्वों के भी बारे में हमने कुछ चीज़ें लास्ट वीडियो में देखी थी। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखना, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए फिर स्टार्टिंग करेंगे मौलिक अधिकारों से। क्या आखिर मौलिक अधिकार जो हैं वो क्या हैं और किस तरह से हमने इन्हें डिटेल में पढ़ा भी था। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देख लिया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय और गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर देना है, ताकि हर व्यक्ति स्वतंत्रता से, समानता से और न्याय की गरिमा से एक तरह से अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर पाए, जीवन जी पाए। यह अधिकार राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं, ताकि राज्य नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन ना करे। इसीलिए भी जो एक तरह से मौलिक अधिकार हैं वो आवश्यक हैं, ठीक है। अगर हम प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार होते हैं। दूसरा आप लिखेंगे लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए भी मौलिक अधिकार हैं। तीसरा आप लिखेंगे सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना करने के लिए भी मौलिक अधिकार हैं। जब मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना भी नहीं हो पाएगी। राज्य की शक्ति को सीमित करने के लिए भी मौलिक अधिकार कार्य करते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी आवाज़ या अपनी गुहार लगा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा या फिर हृदय कहा है। यानी मौलिक अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। यानी भाग 4 में और अनुच्छेद से 36 से 51 तक हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। यह सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में मार्ग प्रस्तुत करते हैं। यानी देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। और ये आपको पता होना चाहिए हमारा जो संविधान है वो 80% जो है वो बाहर से ही लिया गया है। तो इसी में से जो हमारे भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो हमने आयरलैंड से लिए हैं, जो कि एक राज्य को कल्याणकारी यानी हमारे देश को कल्याणकारी जो मार्ग है उस पर चलने के लिए एक तरह से पथ प्रदान करता है, रास्ता दिखाता है। अगर हम इसके प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो इसमें आप देखेंगे आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना ही इसका उद्देश्य है। असमानता का अंत करना, ताकि जो समानता है वो विकसित हो सके, समानता से सभी व्यक्ति जीवन जी सके। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे जनता के जीवन स्तर को सुधारना भी इसका उद्देश्य है। समान अवसर और संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करना, ताकि जो चीज़ें हैं वो समानता के रूप में वितरण हो सकें, यानी समानता के रूप में बांटी जा सके। यह सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, परंतु राज्य की नीति निर्माण में इसका पालन आवश्यक है। यानी ये जो है ये न्यायालय इसे लागू नहीं कर सकता, लेकिन राज्य चाहे तो ये अपने नीति निर्माण में यानी जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उनमें इसे फॉलो कर सकता है। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं इनका क्या संबंध है। यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इनका संबंध, तो इसमें आप लिखेंगे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच प्रारंभ में मतभेद दिखाई देता है। यानी शुरुआत में देखेंगे तो मतभेद देखने को मिलता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल देते हैं। यानी ये जो है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है और ये सामाजिक जो समानता है, आर्थिक जो समानता है उस पर बल देता है। फिर भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और विरोधी भी हैं, क्योंकि देखिए विरोधी किस तरह से, ये कहता है कि जो व्यक्ति जितना कमाएगा उतना ही उसके पास धन होगा, और ये कहता है सभी व्यक्तियों को आर्थिक समानता होनी चाहिए, सबके पास समान धन होना चाहिए। तो एक तरह से ये एक दूसरे के पूरक भी हैं और विरोधी भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे पूरकता के कारण, यानी जो विपरीत है पूरकता है उसके क्या कारण है। तो पहला आप लिखेंगे संतुलनता की आवश्यकता। किस तरह से मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान का मार्ग दिखाते हैं। यानी जो भी कमजोर वर्ग है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दोनों मिलकर व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन बनाते हैं और दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक न्याय का आधार। यानी जो सामाजिक न्याय है उसका किस तरह से ये न्याय का आधार बनता
मानते हैं तो इसमें आप लिखेंगे मौलिक अधिकार के बिना व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता और नीति निर्देशक सिद्धांत के बिना समानता और न्यायपूर्ण समाज नहीं बन सकता। यानी अगर मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो स्वतंत्रता नहीं होगी, और नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं होंगे तो समानता और न्यायपूर्ण समाज ही नहीं होगा। ठीक है, अगर हम संविधान का उद्देश्य देखें तो संविधान का उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे संविधान का मूल उद्देश्य एक लोकतांत्रिक, समाजवादी और न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना है, जो तभी संभव है जब दोनों का संयुक्त रूप से पालन किया जाए। यानी लोकतंत्र, या ये कहूँ जो हमारा संविधान है वो यही चाहता है कि लोकतंत्र और सामाजिक और न्यायपूर्ण जो समाज है वो बन सके, और ऐसा तभी संभव होगा जब हमारे जो अधिकार हैं और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोनों मिलकर कार्य करें। अगर हम न्यायपालिका की व्याख्या करें तो इसमें आप लिखेंगे उच्च न्यायालय ने केशव नंद भारती 1973 और मिनवर मिल्स 1980 के निर्णयों में कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की एक ही आत्मा के दो पहलू हैं। यानी इन केसों में जो हमारा न्यायालय है उसने कहा कि जो एक तरह से मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व हैं दोनों ही एक ही पहलू से, या फिर संविधान है उसकी दो, एक तरह से दो पहलू अलग अलग हो सकते हैं, एक ही आत्मा है लेकिन, तो हम इसको दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका जो निष्कर्ष है इसमें आप लिखेंगे मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। किस तरह से, यह भी हमने देखा, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत समाज में समानता और कल्याण सुनिश्चित करता है। यानी नीति निर्देशक जो सिद्धांत है या नीति निर्देशक तत्व हैं वो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, एक न्यायपूर्ण, समानता और समृद्ध समाज की स्थापना करते हैं। यानी दोनों का जो लक्ष्य है वो एक ही है, समानता, न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज की स्थापना करना। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। इसी से हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक हैं, जो मिलकर भारतीय लोकतंत्र को सशक्त और जीवित बनाते हैं। और ये दोनों ही मिलकर भारतीय जो लोकतंत्र है उसको सशक्त और जीवित बनाने का कार्य करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद की प्रमुख शक्ति एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी जो संसद है इसकी जो प्रमुख शक्तियां हैं और कार्य हैं इनका आपको वर्णन करना है। किस तरह से भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। यह जनता की प्रतिनिधि संस्था है जो कानून बनाती है और सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करती है। संसद दो सदनों में मिलकर बनी होती है। यानी जो संसद है वो सर्वोच्च होती है, सबसे ऊपर होती है, और ये जनता की जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं से बनी होती है, और जो एक तरह से ये सरकार में जो नीतियाँ होती हैं, कानून होते हैं वो बनाने का कार्य और जो संसद है वो दो सदनों से मिलकर बनी है। किस तरह से दो सदनों से मिलकर बनी है, चलिए इसको देखेंगे। लोकसभा जो कि निचला सदन होता है, राज्यसभा जो कि उचला सदन होता है, और इसके साथ राष्ट्रपति भी संसद का अंग माना जाता है। देखिए इसको दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और जो राष्ट्रपति होता है वो भी संसद का ही एक तरह से अंग माना जाता है। अब हम देखेंगे संसद की प्रमुख शक्ति एवं कार्य, यानी संसद की क्या प्रमुख शक्तियां होती हैं और क्या कार्य होते हैं। तो विधायी कार्य किस तरह से, संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना है। यह केंद्र सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। यानी जो संसद होती है उसका मुख्य कार्य कानून बनाना ही है, केंद्र सूची और समवर्ती सूची पे। केंद्र सूची और समवर्ती सूची क्या होती है, ऐसे कुछ क्राइटेरिया है या ऐसे ही कुछ कानून हैं जो केंद्र के लिए बनाए जाते हैं, वो केंद्र सूची में आ जाते हैं। और समवर्ती सूची यानी ऐसे कुछ अधिकार हैं जिसपे राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, वो हमारे समवर्ती सूची में आ जाते हैं। आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। यानी आपातकाल की स्थिति आ जाए तो राज्य भी सूची पर कानून बना सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे वित्तीय कार्य। इस तरह से इसमें आप लिखेंगे संसद को देश के वित्तीय पर पूर्ण नियंत्रण है। यानी संसद का जो देश के वित्तीय है, देश का पैसा है, उस पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। वार्षिक बजट की स्मृति होती है, यानी जो वार्षिक बजट बनता है, जो बजट पेश होता है उसकी स्मृति रहती है। करों की स्मृति रहती है, यानी करों पर भी निगरानी रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे व्यय की अनुमति और लेखा जोखा की जांच संसद के माध्यम से की जाती है। बिना संसद की अनुमति के कोई कर नहीं लिया जा सकता। यानी अगर संसद किसी कर को मना कर दे तो वो कर नहीं लिया जाएगा। कार्यपालिका पर नियंत्रण, किस तरह से, संसद कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल को सारी चीज़ें संसद
को बतानी होती है, जैसे कि प्रश्नकाल होता है, चर्च होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, इन सभी के ज़रिए से जो संसद है वो इसके कंट्रोल में रहती है। स्थानीय समिति आदि के माध्यम से संसद सरकार की कार्यवाही की जांच करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे संविधान संशोधन का कार्य। संविधान संशोधन का कार्य किस तरह से संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, यानी संविधान में जो संशोधन कर सकता है वो सिर्फ संसद है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये हमारे संविधान में अनुच्छेद कर सकती है। यह समय समय पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन करती है और संविधान में संशोधन करती है। न्यायिक कार्य, क्या क्या न्यायिक कार्य होते हैं इसमें आप लिखेंगे। संसद राष्ट्रपति के महाभियोग, न्यायाधीशों के पद से हटाने तथा चुनाव विवादों के निपटारे में न्यायिक भूमिका निभाती है। ये सारी चीज़ें संसद के हाथ में होती हैं। और अगर हम निर्वाचन संबंधी कार्यों की बात करें, संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष आदि चुनाव में भाग लेते हैं, यानी सारे ही ये चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम राष्ट्रीय नीति का निर्माण की बात करें, यानी राष्ट्रीय नीति का निर्माण किस तरह से संसद देश की आंतरिक और बाहरी नीतियों पर चर्चा करती है और सरकार को नीति निर्णय में दिशा प्रदान करती है, यानी किस तरह से कौन सा निर्णय लेना है ये भी दिशा देती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारतीय संसद लोकतंत्र की आधारशिला है। यह कानून बनाती है, सरकार को उत्तरदायी बनाती है और जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करती है ताकि सरकार सही से कार्य कर सके। इस प्रकार संसद न केवल विधायी शक्ति का केंद्र है बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा भी है। और इसी वजह से संसद जो है वो विधायी शक्ति का केंद्र भी है और लोकतंत्र की आत्मा भी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक तथा वित्तीय विधेयक में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी अंतर आपको बताना है कि जो धन विधेयक है और वित्तीय विधेयक है इसमें क्या अंतर है, ये आपको स्पष्ट करना है। चलिए इसको देख लेंगे। भारतीय संसद में वित्तीय मामलों से संबंधित दो प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी भारत में जो संसद है उसमें वित्तीय से रिलेटेड दो एक तरह से विधेयक होते हैं। पहला होता है हमारा धन विधेयक और दूसरा होता है वित्तीय विधेयक। दोनों का संबंध सरकार की आय, व्यय और कराधान से होता है, परंतु इसके बीच संवैधानिक स्थिति, प्रस्तुति और स्वीकृति की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंतर है। यानी दोनों जो हैं वो आय से रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन इनकी जो स्तुति होती है, स्वीकृति होती है, इन सभी की जो प्रक्रिया है उसमें अंतर देखने को मिलते हैं। अगर हम धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक किस तरह से होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे धन विधेयकों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, इसमें केवल उन्हीं विषयों का उल्लेख होता है जो सरकार की आय और व्यय के सीधे जुड़े हैं, जैसे यानी ऐसे मामले या ऐसे मुद्दे जो सरकार से डायरेक्टली जुड़े होते हैं वो धन विधेयक में रखे जाते हैं। जैसे कि पहला होता है हमारा कर का निर्धारण या समापन, ये हमारे धन विधेयक में हो जाता है। भारत की संचित निधि से धन की निकासी, ये भी आ जाता है। थर्ड होता है हमारा ऋण लेना या भारत की ऋण सीमा तय करना, ये भी हमारे धन विधेयक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे केवल वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। यानी धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और केवल वित्त मंत्री द्वारा ही किया जाता है। राज्यसभा केवल इस पर सिफारिश दे सकती है, इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, यानी सिर्फ इसे सिफारिश दे सकती है या फिर चेंजेस के लिए बोल सकती है, बट इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। राष्ट्रपति की पूर्वी स्वीकृति आवश्यक होती है और राष्ट्रपति की पूर्ण जो स्वीकृति है वो ज़रूरी होती है इसे पास करने के लिए। लोकसभा की स्वीकृति के 14 दिन के भीतर राज्यसभा को अपनी राय देनी होती है, अन्यथा विधेयक पारित मान लिया जाता है। यानी अगर लोकसभा ने इसे पारित कर दिया तो जो राज्यसभा है उसे 14 दिन के अंदर अंदर अपनी जो राय है, अपना जो निर्णय है वो लेना होगा, वरना विधेयक जो है वो ऑटोमेटिकली पारित माना जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे वित्तीय विधेयक। यानी वित्तीय विधेयक क्या है, वित्तीय विधेयक का संबंध भी वित्तीय विषयों से होता है, पर इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं हो सकते हैं जो अनुच्छेद 110 में नहीं होते, यानी दोनों का संबंध वित्तीय से ही है। लेकिन जो हमारा वित्तीय विधेयक है इसमें जो धन विधेयक है वो 110 में आता है और उसमें कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं हो सकते जो इसमें हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं, इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी जो हमारा वित्तीय विधेयक है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है हमारा वित्तीय विधेयक प्रकार 1।
ठीक है, जिसमें धन वित्तीय के साथ कुछ अन्य सामान्य विषय भी जोड़े जाते हैं। दूसरा होता है वित्तीय विधेयक प्रकार 2, जिसमें केवल आंशिक वित्तीय प्रावधान होते हैं। ठीक है, इसमें ये भी लोकसभा में राष्ट्रपति के अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, यानी इसे भी लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस भी हैं, जिसमें राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, यानी अगर राज्यसभा चाहे तो इसे संशोधित कर सकती है या फिर अस्वीकृत भी कर सकती है, बट उसे नहीं कर सकती थी। दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है, यानी इसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति होनी चाहिए। दोनों सदन एक तरह से अपनी राय पे होनी चाहिए। प्रमुख जो अंतर हैं, अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें, क्या क्या अंतर हैं, तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम आधार के आधार पर देखेंगे, ये हमारा आधार है, ये हमारा धन विधेयक है, ये हमारा वित्तीय विधेयक है। किस तरह से इसमें अंतर है, तो अगर हम संवैधानिक आधार देखें तो ये अनुच्छेद 110 में है और ये अनुच्छेद 117 में है। प्रस्तुति अगर स्थान देखें तो केवल लोकसभा में होता है, सामान्य लोकसभा में है, यानी ये सामान्य लोकसभा में है, पर राज्यसभा में भी इसकी अनुमति होनी चाहिए। अगर राज्यसभा की भूमिका केवल सुझाव दे सकती है, यानी राज्यसभा यहाँ केवल सुझाव दे सकती है और यहाँ संशोधन या अस्वीकृत भी कर सकती है, यानी इसे मानने से भी इनकार कर सकती है। राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, प्रकार 1 में आवश्यक, प्रकार 2 में नहीं, यानी इसके दो प्रकार होते हैं, जिसमें प्रकार 1 में आवश्यक होती है और प्रकार 2 में आवश्यक नहीं होती। अध्यक्ष का निर्णय किस तरह से, लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं, यानी जो अध्यक्ष होगा वही निर्णय लेगा, वही तय करेगा ये धन विधेयक है या फिर वित्तीय विधेयक है, तो ये अध्यक्ष के हाथ में होता है। ऐसा नहीं होता, यानी इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये वित्तीय विधेयक ही होता है, इसको धन विधेयक नहीं बनाया जा सकता। आई होप आपको डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, इस प्रकार धन विधेयक केवल शुद्ध वित्तीय विषयों तक सीमित होता है और इस पर राज्यसभा का अधिकार सीमित होता है, यानी ये जो शुद्ध विषय होते हैं उन्हीं से रिलेटेड होता है, और इसमें जो राज्यसभा है उसका जो एक तरह से अधिकार है वो सीमित होता है, जबकि वित्तीय विधेयक में अन्य विषय भी शामिल हो सकते हैं और उस पर दोनों सदनों का समान अधिकार होता है, यानी दोनों सदन जो वित्तीय विधेयक है उस पर समान अधिकार रखते हैं। अतः कहा जा सकता है कि धन विधेयक वित्तीय विधेयक का एक विषय रूप है, यानी धन विधेयक जो है वो वित्तीय विधेयक का ही एक रूप है, परंतु दोनों की संवैधानिक प्रक्रिया और प्रावधान अलग अलग हैं, और दोनों की ही जो संवैधानिक प्रक्रिया है और प्रावधान है वो अलग अलग हैं। इस तरह से ये अभी आपने देख लिया। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का मूल्यांकन कीजिए। यानी हमारा जो भारत है इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ये है, उसके लिए जो कुछ प्रावधान है या ये कहूँ कुछ कानून है, नियम है, उनका आपको मूल्यांकन करना है, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से हमारे अधिकार इन लोगों के लिए दिए जाते हैं। चलिए इसमें आप लिखेंगे, भारतीय संविधान का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय और समान अवसर की स्थापना करना है। यानी हमारे भारत का जो संविधान है इसका प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि समाज में न्याय और समानता या ये कहूँ समान स्थिति पैदा करना या स्थिति बनाए रखना। भारत जैसे विविध समाजों में ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति, जिन्हें हम एससी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जिसे हम एसटी कहते हैं, और अन्य पिछड़े वर्ग जिनको हम ओबीसी यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यानी ऐसे लोग या ऐसे वर्ग जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो इन कैटेगरी में आ जाते हैं, इन लोगों की कैटेगरी में गिने जाते हैं, जैसे कि एससी और एसटी और ओबीसी। ठीक है, संविधान ने इन वर्गों को समान अवसर दिलाने और राजनीतिक प्रक्रिया में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए हैं। यानी इन्हें भी आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए संविधान में कुछ विशेष अधिकार या कुछ विशेष चीज़ें की गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक प्रावधान, इन लोगों के लिए क्या प्रावधान
क्या प्रावधान है, यानी एससी के लिए और एसटी के लिए। तो इसमें हम देखेंगे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण, किस तरह से राजनीति में आरक्षण होता है। इसमें आप लिखेंगे अनुच्छेद 330 और 332, किस तरह से ये 330 और 332 क्या कहता है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो वो सीटें हैं उनमें आरक्षण देखने को मिलता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। यह आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में तय किया जाता है ताकि उन्हें विधायी निकायों में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। यानी जितनी उनकी जनजाति होगी, जितनी जितनी संख्या होगी उसके आधार पर उनके जो एक तरह से कोटा है, सीटें हैं, उनको आरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 334 क्या कहता है। इसमें आप लिखेंगे प्रारंभ में यह आरक्षण 10 वर्ष के लिए था, तो इसे हर 10 वर्ष बाद बढ़ाया जा रहा है। यानी देखिए स्टार्टिंग में जब ये बना था सिर्फ 10 साल के लिए बना था, लेकिन अब ये हर 10 साल बाद जब ये ख़त्म होने वाला होता है तो इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है इस अनुच्छेद को। वर्तमान में यह व्यवस्था जारी है ताकि इन समुदायों का राजनीतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके या होता रहे। यानी वर्तमान में भी ये जो अनुच्छेद है ये अभी भी लागू है, अभी भी ये कार्य कर रहा है ताकि ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं ये राजनीति में सशक्तिकरण प्राप्त कर सकें, शक्तिशाली हो सकें, ताकि ये अन्य जो वर्ग हैं और जो लोग हैं उनसे पिछड़ा हुआ महसूस ना करें। अगर हम सेवाओं में आरक्षण की बात करें तो सेवाओं में किस तरह से इन्हें आरक्षण होता है, चलिए इसको देख। अगर हम अनुच्छेद 16(4) के अनुसार कहें, यानी 16(4) में क्या कहा गया है, राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान कर सके। यानी राज्य के पास भी ये अधिकार है कि वो अपने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दे सके नौकरियों में, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। ठीक है। अनुच्छेद 335 क्या कहता है, यानी 335 क्या कहता है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे नियुक्तियों और सेवाओं में दक्षता के साथ साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। यानी जब नियुक्ति होती है, सेवाएं होती हैं, उनमें जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनके हितों का भी ध्यान रखा जाता है। अब अगर हम शैक्षिक और सामाजिक संरक्षण की बात करें तो इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 46 क्या कहता है। इसमें आप लिखेंगे यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है जो राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष देखभाल करे। यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाए राज्य की जिम्मेदारी होती है। ये उनके एक तरह से हम कह सकते हैं ये उनके अंडर आ जाता है। ठीक है। ये सारे अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 338 और 338A। ये क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर आप ये सारे ही अनुच्छेद लिखेंगे तो टीचर्स को भी लगेगा कि हाँ बच्चा जो है वो पढ़ कर आया है। अगर आप लिखेंगे ही नहीं कुछ भी चीज़ें और हेडिंग्स नहीं बनाएंगे, एक होता है लिखना, एक होता है हेडिंग्स बना के लिखना, दोनों ही चीज़ों में डिफरेंस होता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पैराग्राफ लिखाते हैं, तो आपको पैराग्राफ लिखने वाली गलतियाँ नहीं करनी है, आपको पॉइंट वाइज सारी चीज़ें बनानी है जैसे मैंने नोट्स में लिखा है। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत आप लिखेंगे इन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई थी जो इन वर्गों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण से संबंधित सुझाव सरकार को देती है ताकि इनका कल्याण हो सके, इनकी रक्षा हो सके। ठीक है। अब हम देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए संवैधानिक और नैतिक प्रावधान। यानी जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए क्या संवैधानिक और नैतिक प्रावधान है। देखिए सबसे ज़्यादा जो संवैधानिक और नैतिक प्रावधान है वो एससी और एसटी के लिए होते हैं, उसके कम होते हैं ओबीसी के लिए। अब हम देखेंगे ओबीसी के लिए क्या क्या है। तो ओबीसी के लिए अनुच्छेद 340 है। अनुच्छेद 340 क्या कहता है, यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह एक आयोग गठित करे जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करे और उनकी उन्नति के लिए सुझाव दे, ताकि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाया जा सके, उनकी उन्नति हो सके। इसी के तहत काका कालकर आयोग
जो कि 1933 में बना था, और बाद में मंडल आयोग जो कि 1979 में गठित किया गया था, वो इसी के तहत किया गया था, ताकि जो ओबीसी हैं उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। अब हम देखेंगे मंडल आयोग की सिफारिश जो कि 1990 में लागू हुई थी। इसमें आप देखेंगे आयोग ने ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, जिसके केंद्र सरकार ने लागू किया। यानी आयोग जब ये बना था मंडल आयोग, इसने सिफारिश की कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण होना चाहिए, और जिसे केंद्र सरकार ने लागू भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1992 मामले में इस आरक्षण को संवैधानिक मान्यता दी, परंतु कुल आरक्षण सीमा 50% से अधिक न होने का शर्त रखी। यानी देखिए इस मामले में इसे मान्यता तो मिल गई कि हाँ ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन जो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट है उसने ये भी शर्त रख दी कि 50% से कभी भी ये आरक्षण ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, उससे कम ही रहेगा, उसके अंदर ही रहेगा। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) ये क्या कहता है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये अनुच्छेद क्या कहता है, इन अनुच्छेदों के तहत राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह शैक्षिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण कर सके, ताकि जो पिछड़े वर्ग हैं वो भी आगे बढ़ सके। अब हम देखेंगे इन प्रावधानों का मूल्यांकन, किस तरह से ये जो प्रावधान है हम इनका मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर हम इनके सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो पहला आप इसमें लिखेंगे, इन प्रावधानों से अनुसूचित जाति जनजातियों और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में अवसर प्राप्त हुए, ताकि ये राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में बढ़ सके। कौन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग। आरक्षण से इन वर्गों का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ और वह नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार बने, ताकि ये लोग भी आगे बढ़ सकें और अपने लिए भी नीति बना सकें, क्योंकि जो पावर में होता है वो अपने ही बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में तो वो बाद में सोचता है, इसीलिए इन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिला। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी बढ़ी, जिससे सामाजिक गतिशीलता आई। इसी वजह से जो सामाजिक गतिशीलता है वो भी आई, क्योंकि अब पिछड़ा वर्ग भी आगे बढ़ने लगा। अगर हम इसकी सीमाएं और चुनौतियों की बात करें कि क्या क्या चुनौतियाँ, क्या क्या सीमाएं आ जाती हैं, तो इसमें आप लिखेंगे कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक भेदभाव और असमानता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी सामाजिक क्षेत्रों में, या ये कहूँ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ एक तरह से भेदभाव, असमानता अभी भी हम देख सकते हैं। कुछ वर्गों में आरक्षण का लाभ सीमित समूहों तक सिमट गया है, जिसे क्रीमी लेयर समस्या कहते हैं। यानी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो बस वही आरक्षण लेते हैं, और जिसे एक्चुअल में आरक्षण की ज़रूरत है उसे मिल नहीं पाता। इसी वजह से इस समस्या या ऐसी सिचुएशन को क्रीमी लेयर कहते हैं। यानी जो क्रीम वाला लेयर है वो कुछ लोगों के पास ही रह जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, राजनीतिक दल कभी कभी इन प्रावधानों को मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए उपयोग करते हैं, जिससे वास्तविक सामाजिक न्याय का लक्ष्य कमज़ोर हो जाता है। यानी कभी कभी लोग, जो नेता होते हैं, वो लोगों को लालच देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, क्योंकि लोगों को तो नॉलेज नहीं होती कि हमारा संविधान ही हमें ये सारी चीज़ें दे रहा है, और कभी कभी लोग जो हैं वो इस चीज़ से भटक जाते हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, भारतीय संविधान ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके सामाजिक न्याय के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप दिया। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं इसे व्यवहार में उतारने का प्रयास किया। इन प्रावधानों ने इन वर्गों को मुख्यधारा में लाने, आत्मसम्मान बढ़ाने और अवसरों की समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि जब इन्हें अवसरों की समानता मिली तभी तो ये लोग आगे बढ़ पाए। हालांकि अभी भी पूर्ण समानता का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, यानी अभी भी पूरी तरीके से समानता नहीं आई है, परंतु संविधान द्वारा दिया गया यह ढांचा भारत को एक समानता और न्याय आधारित समाज की और अग्रसर करता है, ताकि एक तरह से जो समाज है, न्याय आधारित जो हमारी समस्याएं हैं वो निपट सकें और सभी जो लोग हैं वो समान हो सकें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बदलती भूमिका की समीक्षा कीजिए। यानी किस तरह से राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो बदल रही है भूमिका, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस तरह से आप इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। भारत एक संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है, जहाँ पर संसदीय प्रणाली
लागू होती है, जहां राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख। यानी जो एक तरह से राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तव में प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। संविधान ने दोनों पदों को अलग अलग भूमिका दी है, लेकिन समय के साथ राजनीतिक परिस्थितियां, दलगत प्रणाली और नेतृत्व की प्रक्रिया के अनुसार दोनों की भूमिका में परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी दोनों को अलग अलग काम दिए गए हैं, अलग अलग भूमिकाएं हैं, लेकिन समय के साथ साथ जो नेतृत्व है, दलगत प्रणाली है, दल बदल है, उन सभी की वजह से परिवर्तन भी हम देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, चलिए देखेंगे राष्ट्रपति की भूमिका। अगर हम राष्ट्रपति की भूमिका की बात करें तो संवैधानिक स्थिति, किस तरह से जो संवैधानिक स्थिति के आधार पर राष्ट्रपति की भूमिका देख सकते हैं हम। इसमें आप लिखेंगे राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का संवैधानिक प्रमुख है। वह राज्य की एकता, अखंडता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। यानी यही जो पूरा भारत है, पूरा देश है, उसमें एकता, अखंडता और स्थिरता का प्रतीक होता है। और ये जो बात है ये आर्टिकल 52 कहता है। ठीक, परंतु वास्तविक शासन शक्ति मंत्री परिषद के हाथों में निहित है। यानी वास्तविक जो शक्ति है वो मंत्री परिषद के हाथों में होती है, और ये बात कहता है अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य करता है। वह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। यानी देखिए राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुसार ही कार्य करता है। संविधान क्या कहता है कि जो प्रधानमंत्री है और मंत्री परिषद है उसकी सलाह से ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की पारंपरिक भूमिका। किस तरह से जो राष्ट्रपति है उसकी पारंपरिक भूमिका होती है। इसमें आप लिखेंगे संसद का सत्र बुलाना और स्थगित करना, यानी सत्र को बुलाना और खत्म करना भी राष्ट्रपति के हाथ में होता है। विधायकों को स्वीकृति देना, यानी जो भी कानून बनेंगे वो जो विधायक के रूप में होते हैं उन्हें स्वीकृति देना ताकि वो कानून बन सके। अध्यादेश जारी करना, यानी कोई भी अध्यादेश जारी करना है तो वो भी राष्ट्रपति ही करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये भी राष्ट्रपति के हाथ में होता है। सशक्त बलों का सर्वोच्च सेनापति होना। ठीक है, राष्ट्रपति के सभी कार्य प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से संपन्न होते हैं। यानी राष्ट्रपति अपनी बुद्धि से, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसे हर काम के लिए प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, अगर हम बदलती भूमिका की बात करें जो कि हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था, तो आप इसमें लिखेंगे प्रारंभिक वर्ष यानी 1950 और 1967 में जब कांग्रेस का प्रभुत्व था तब राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक थी। यानी स्टार्टिंग में राष्ट्रपति की जो भूमिका थी वो एक तरह से औपचारिक भूमिका रही थी, परंतु 1969 के बाद राजनीतिक अस्थिरता और संगठन युग की शुरुआत के साथ राष्ट्रपति की भूमिका अधिक निर्णायक और सक्रिय हो गई, और बाद में चलकर ये जो भूमिका है ये अधिक निर्णायक और सक्रिय बन गई थी। राष्ट्रपति को तब वास्तविक शक्ति मिली जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जैसे कि 1979, 1996, 2004 में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्ति करने में विवेकाधिकार का प्रयास करना पड़ा, क्योंकि इस टाइम पे किसी भी सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, आगे चले, आगे आप इसमें लिखेंगे आपातकाल। 1975 और 77 के अनुभवों ने यह भी दिखाया कि राष्ट्रपति की निष्क्रियता सत्ता के केंद्रीकरण को बढ़ा सकती है। यानी अगर राष्ट्रपति निष्क्रिय हो, वो कार्य ना करे, तो केंद्रीकरण को भी बढ़ा सकती है। इस प्रकार राष्ट्रपति की भूमिका कभी भी औपचारिक प्रमुख से सक्रिय संवैधानिक संतुलनकारी शक्ति के रूप में विकसित हुई है। यानी ये धीरे धीरे ही हम कह सकते हैं औपचारिक प्रमुख से ये सक्रिय वैधानिक संतुलित शक्ति के रूप में विकसित हो गई है, अब आगे बढ़ गई है। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री की भूमिका कि प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है। चलिए प्रधानमंत्री की भूमिका को देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति के आधार पर आप लिखेंगे प्रधानमंत्री भारत की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। यानी कार्यपालिका की जो वास्तविक यानी रियलिटी में जो प्रमुख होगा, जो लीडर होगा, वो प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे वह मंत्री परिषद का नेता होता है और राष्ट्रपति को सलाह देता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही देश की नीतियां और निर्णय निर्धारित होते हैं। यानी सारी चीज़ें देश की प्रधानमंत्री के ही हाथ में होती है। अगर हम पारंपरिक भूमिका की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे मंत्री परिषद का गठन और नेतृत्व प्रधानमंत्री ही करता है। संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, यानी संसद की जब बैठक होती है तो सरकार का
जो प्रतिनिधित्व बनता है वो भी प्रधानमंत्री ही बनता है। नीतिगत निर्णय लेना और विभिन्न विभागों का समन्वय करना, राष्ट्रपति को परामर्श देना भी इसका कार्य होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिनिधित्व करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को आगे बढ़ाना, उसको रिप्रेजेंट करना या उसको प्रेजेंट करना भी राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बदलती भूमिका किस तरह से नेहरू काल, जो कि 1950 से 1964 तक रहा, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही। राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रमुख था, यानी इस टाइम पे राष्ट्रपति सिर्फ औपचारिक प्रमुख था और प्रधानमंत्री ही जो था वो अत्यधिक प्रभावशाली या अत्यधिक कार्यशील होता था। इंदिरा गांधी काल, जब इंदिरा गांधी काल आया जो कि 1960 से 84 तक था, प्रधानमंत्री का पद अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और सत्ता का केंद्रीकरण हुआ, यानी अब आकर जो प्रधानमंत्री का एक तरह से पद है वो शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली हो गया और सत्ता का एक तरह से केंद्रीकरण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे गठबंधन युग, जो कि हमारा आया था 1989 से 2014 तक। प्रधानमंत्री की शक्ति में कुछ कमी आई क्योंकि निर्णय कई दलों की सहमति से लेना पड़ा। क्योंकि देखिए अब जो सरकार बनी थी वो गठबंधन से बनी, इसलिए राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी उसमें भी कमी आ गई थी। वर्तमान दौर यानी आज के दौर की बात करें तो मजबूत बहुमत वाली सरकारों के दौर में प्रधानमंत्री की भूमिका फिर से प्रधान निर्णायकर्ता के रूप में स्थापित हो गई है, यानी सबके ऊपर निर्णय लेने वाले के रूप में प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो फिर से हमारे सामने आ गई। अब हम देखेंगे इस प्रकार प्रधानमंत्री की भूमिका परिस्थितियों के अनुसार सभी सर्वशक्तिमान नेता तो कभी समन्वयकारी प्रमुख के रूप में परिवर्तन हो रही है, यानी कभी ही जो प्रधानमंत्री की भूमिका है वो परिस्थिति के अनुसार चेंज होती है, जैसे कि कभी सर्वशक्तिमान नेता के रूप में, कभी समन्वयकारी के प्रमुख के रूप में हमारे सामने आती है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष में आप लिखेंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पद भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और संतुलन के प्रतीक है, क्योंकि ये दोनों ही पद भारत का जो लोकतंत्र है उसमें स्थिरता और संतुलन बनाते हैं। जहां राष्ट्रपति संविधान की मर्यादा और परंपरा का रक्षक है, वहीं प्रधानमंत्री शासन की दिशा तय करता है, यानी राष्ट्रपति ही जो है वो संसद की मर्यादा को तय करता है, मर्यादा में रहता है, और प्रधानमंत्री शासन को तय करता है, शासन को दिशा देता है। समय के साथ राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक से कुछ अधिक सक्रिय हुई, जबकि प्रधानमंत्री की भूमिका नेतृत्व की क्षमता और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बदल रही है, यानी हम देख सकते हैं दोनों की जो स्थिति है उनमें बदलाव हुआ है। अतः निष्कर्ष कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक है, यानी एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक है। दोनों मिलकर भारतीय संसदीय लोकतंत्र को स्थिरता, जवाबदेही और प्रभावशाली प्रदान करते हैं, यानी प्रभावशालीता प्रदान करते हैं, यानी एक तरह से प्रभावी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक क्यों कहा जाता है? विवेचना कीजिए, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे संविधान का रक्षक क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। चलिए देखेंगे, इस तरह से आप परिचय लिखेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग है, यानी ये जो देश की न्यायपालिका है उसका सर्वोच्च अंग है, यानी सबसे ऊंचा अंग है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाया गया है ताकि वह संविधान की सर्वोच्चता बनाई रह सके, यानी देखिए जो भारतीय न्यायपालिका है उसे सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता और शक्तिशाली बनाया गया है ताकि वो सर्वोच्च रह सके, सबसे ऊपर रह सके, कोई भी न्यायपालिका पर दबाव ना बना सके। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक और संरक्षक कहा जाता है, यानी यही रीज़न है कि इसे संविधान का रक्षक और संरक्षक दोनों ही कहा जाता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्यों कहा जाता है। अब हम इसे देखेंगे डिटेल में, यानी अब हम सबसे पहले देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा, यानी किस तरह से संविधान की जो सर्वोच्चता है उसकी रक्षा की जाती है। इसमें आप लिखेंगे भारत में संविधान सर्वोच्च है, यानी भारत का जो संविधान है वो सबसे ऊपर है और सभी कानून, नीतियाँ तथा सरकारी कार्यवाही संविधान के अनुरूप ही हो सकती हैं, यानी संविधान के साथ साथ ये कहूँ जो संविधान में लिखे गए हैं उसी के अनुसार जो कानून बनेगा, नीति बनेगी और सरकार कार्य करेगी वो सब संविधान के अनुसार ही होता है। यदि कोई
कानून या कार्य संविधान के विरुद्ध होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है। इसी प्रक्रिया को न्यायिक पुनर्रक्षण कहा जाता है। यानी अगर कोई भी काम या कोई भी चीज़ संविधान के विरुद्ध हो रही है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रोक सकता है। उसे निरस्त का मतलब है रोक देना, उसे ख़त्म कर सकता है। और यही जो प्रक्रिया है इसे न्यायिक पुनर्रक्षण कहा जाता है। उदाहरण के लिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। यह निर्णय न्यायालय की रक्षक भूमिका को सबसे बड़ा उदाहरण है। यानी देखिए, जो ये वाला केस हुआ था, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। ये जो केस था, इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने कहा कि संविधान में चेंजेस किए जा सकते हैं, पर जो मूल संरचना है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। जिससे हमें पता चलता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक तरह से रक्षक की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। किस तरह से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है, इसमें आप लिखेंगे संविधान ने नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए हैं उनकी रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कर्तव्य है। या ये कहूँ सबसे पहला कर्तव्य ही ये है सर्वोच्च न्यायालय का कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकते हैं। अगर यानी उनके अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 उन्हें अधिकार देता है कि वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जाकर गुहार लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे नागरिकों का संवैधानिक हृदय और आत्मा कहा है। यानी इन्होंने ही इसे जो संवैधानिक हृदय और आत्मा कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय नागरिक और राज्य के बीच एक रक्षक की भूमिका निभाता है। और यही एक तरह से इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये एक तरह से रक्षक की भूमिका निभा रहा है। अब हम देखेंगे संघीय ढांचे की रक्षा। किस तरह से ये जो संघीय ढांचा है उसकी भी रक्षा करता है। इसमें आप देखेंगे भारत एक संघीय देश है जहाँ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। यदि केंद्र और राज्य के बीच किसी विषय पर विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करता है। इस प्रकार वह संविधान की संघीय भावनाओं की भी रक्षा करता है। यानी हम कह सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान की जो संघीय भावना है, संघीय चीज़ें हैं, उनकी भी रक्षा करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संविधान की व्याख्या करने की शक्ति। किस तरह से जो संविधान है उसकी व्याख्या करने की भी इसमें शक्ति है। इसमें आप लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, क्योंकि संविधान की जो एक तरह से व्याख्या है वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। वह यह तय करता है कि संविधान के किसी प्रावधान का अर्थ, उद्देश्य और सीमा क्या है, और वही ये तय करेगा कि किसी भी चीज़ का कोई भी प्रावधान है उसका क्या अर्थ निकलेगा, क्या उद्देश्य और क्या सीमाएं हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय ही तय करता है। इस कारण वह संविधान की अंतिम व्याख्याकार है और इसी वजह से हम कह सकते हैं ये संविधान की अंतिम व्याख्याकार, यानी इसके बाद कोई भी संविधान की व्याख्या नहीं करता, ये अंतिम व्याख्या करता है। ठीक है, जो सभी लोगों को माननी होती है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनर्रक्षण, मौलिक अधिकारों की रक्षा, संविधान की व्याख्या और संघीय संतुलन बनाए रखने की शक्ति के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी संस्था संविधान की सीमाओं से बाहर ना हो। यानी हर चीज़, जो भी चीज़ हो रही है, जो भी नियम कानून बन रहे हैं, वो संविधान की सीमा में रहकर बने, संविधान की सीमा का उल्लंघन ना करें। ठीक है, इसीलिए कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का रक्षक, संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार है, क्योंकि ये संविधान की रक्षा करता है, संरक्षण करता है और अंतिम व्याख्या भी करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषता क्या है। यानी जो भारतीय संघवाद है इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताना है, मुख्य जो विशेषता हैं वो आपको बतानी है। चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, भारत एक विशाल विविधतापूर्ण और बहुभाषाई देश है। जैसे कि आपको पता है भारत एक बहुत बड़ा विविधतापूर्ण, जहाँ बहुत सारी विविधता और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसा देश है। ऐसी स्थिति में शासन की एकात्मक व्यवस्था प्रभावी ही नहीं हो सकती और
ऐसी सिचुएशन में जो एकात्मक व्यवस्था है वो प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकती। इसलिए संविधान निर्माताओं ने एक संघीय शासन प्रणाली अपनाई, यानी इसी वजह से जो संविधान को बनाने वाले लोग थे उन्होंने संघीय शासन जो प्रणाली है उसे अपनाया था। लेकिन भारतीय संघवाद पारंपरिक संघवादों से भिन्न है, यानी हमारा जो भारतीय संघवाद है जो पहले से चले आ रहे संघवाद हैं उनसे भिन्न देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें संघीय और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन तो है, परंतु केंद्र को अधिकार अधिक दिए गए हैं। देखिए जो भारत है वो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि देखिए यहाँ केंद्र और जो राज्य है उसके बीच शक्तियों का विभाजन तो है, लेकिन केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं। इसलिए भारत का संघवाद सहकारी और अर्ध संघीय स्वरूप का है, यानी हम कह सकते हैं जो भारत का संघवाद है वो सहकारी और अर्ध संघीय स्वरूप का है, इसी वजह से क्योंकि जो केंद्र है उसके पास अधिक शक्ति हैं राज्य से। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संघीय शासन की स्थापना किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी भारत जो है वो राज्यों के संघ से बना होगा। यह वाक्य स्पष्ट करता है कि भारत में संघीय ढांचा है जहाँ केंद्र और राज्य दोनों की अपनी अपनी सरकारें हैं। इसी एक तरह से इस जो वाक्य है इस वाक्य से ही हम पता लगा सकते हैं कि भारत जो है वो एक संघीय है जहाँ केंद्र और राज्य दोनों ही कार्य करेंगे और दोनों की अपनी अपनी सरकारें होंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे शक्तियों का विभाजन किस तरह से जो शक्तियाँ होती हैं जो अधिकार हैं उनका विभाजन किया गया है। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी संविधान की 7वीं सूची जो 7 सूची है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। पहली है हमारी संघ सूची जो कि 97 विषय जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा ये सभी जो हैं वो संघ सूची में आ जाते हैं। राज्य सूची इसमें 66 विषय हैं जैसे कि पुलिस हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया। और संवर्ती सूची जिसमें 47 विषय हैं जैसे कि शिक्षा हो गया, विवाह हो गया, पर्यावरण हो गया, ये सभी संवर्ती सूची में रखे गए हैं। ठीक है, इस विभाजन से दोनों स्तरों की सरकारों की सीमाएं स्पष्ट होती हैं ताकि एक तरह से जो टकराव है वो उत्पन्न ना हो। अब हम देखेंगे लिखित और सर्वोच्च संविधान किस तरह से लिखित और सर्वोच्च संविधान है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है। क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो रिटर्न में है जो सभी सरकारी कार्यों का आधार है। यही हमारा एक तरह से आधार बनता है या ये कहूँ एक तरह से बुनियाद है सभी चीज़ों के लिए। यह सर्वोच्च कानून है और विरोध कोई भी कानून सामान्य होता है, यानी ये जो है ये सबसे ऊपर बनने वाला कानून या सबसे ऊपर है और इसके विद्रोह में या विरोध में कोई भी अन्य कानून या कोई भी अन्य चीज़ नहीं आ सकती। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को एक स्वतंत्र संस्था बनाया है जो संघ और राज्य के बीच विवादों का निपटारा करती है, यानी जो न्यायपालिका है उसे स्वतंत्र रखा है संविधान ने। जो संघ और राज्य के बीच अगर टकराव हो जाता है तो उसको निपटाने का कार्य करती है और संविधान की रक्षा करती है। यह संघीय संतुलन बनाए रखने में मदद करती है ताकि जो संघीय स्थिति है या ये कहूँ जो संतुलन वाली स्थिति है वो बनी रह सके। अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे द्विस्तरीय शासन व्यवस्था किस तरह से। भारत में शासन 2 स्तरों पर चलता है, यानी हमारे भारत का जो शासन है वो 2 स्तर वाला शासन है। पहला होता है हमारा केंद्रीय सरकार, दूसरा होता है हमारा राज्य सरकारें। दोनों स्तरों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, यानी दोनों ही यानी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों अपने अपने अधिकारों और अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संविधान की कठोरता और लचीलापन किस तरह से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कुछ मामलों में कठोर है, यानी हम कुछ मामलों में संशोधन नहीं कर सकते संविधान में, जैसे शक्तियों का विभाजन के मामले में। तो कुछ मामलों में लचीला भी है, जैसे नागरिक अधिकारों में लचीला है। इससे संघीय स्थिरता के साथ लचीलापन भी बना रहता है, यानी यही चीज़ है जो संघीय स्थिरता के बीच में या संघीय स्थिरता के साथ लचीलापन बनाए रखती है। अब हम देखेंगे केंद्र की प्रधानता किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे यद्यपि भारत संघीय देश है परंतु संकट या आपातकाल की स्थिति में केंद्र के पास राज्य से अधिक शक्तियां होती हैं, यानी देखो भारत जो है वो एक संघीय देश है लेकिन अगर संकट या फिर आपातकाल की स्थिति आ जाए तो केंद्र के पास अधिक शक्ति होती है राज्य से, जिससे यह अर्ध संघीय स्वरूप
धारण कर लेता है और जब ये क्या कर लेता है, अर्धसंघीय जो स्वरूप है वो धारण कर लेता है, इसीलिए हमारे भारत में अर्धसंघीय जो स्वरूप है वो भी माना जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वित्तीय संबंध किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे केंद्र और राज्य के बीच कर एवं राजस्व वितरण के लिए वित्तीय आयोग का प्रावधान है जो संघीय सहयोग को सुनिश्चित करती है। यानी वित्तीय आयोग भी है जो संघीय या फिर ये कहूँ जो वित्तीय से रिलेटेड मामलों को संभालती है, ताकि जो एक तरह से टकराव है वो पैदा ना हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे वर्तमान समय में भारत का संघवाद सहयोग और समन्वय पर आधारित है। नीति आयोग जैसी संस्थाएं केंद्र और राज्य के बीच मिलकर विकास की दिशा तय करती हैं, ताकि एक तरह से जो विकास है उसे बढ़ाया जा सके और विकास की ओर बढ़ सकें। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारतीय संघवाद शक्ति संतुलन एकता और विविधता का सुंदर मिश्रण है। यह ना तो पूर्ण संघीय है और ना ही पूर्ण एकात्मक, बल्कि दोनों का समन्वय है। यानी हम ये नहीं कह सकते ये पूर्ण या पूरी तरीके से एकात्मक है या पूरी तरीके से एक आत्मक नहीं है, बल्कि ये दोनों का मिश्रण है। इसी कारण विद्वान केसी वेयर ने कहा, यानी यही कारण है कि केसी वेयर ने क्या कहा, भारत एक संघीय राज्य है परंतु संघ की ओर झुका हुआ संघवाद है। यानी इन्होंने कहा कि भारत एक संघीय राज्य है लेकिन संघ की ओर झुका हुआ संघवाद है, यानी इन्होंने ये लाइन कही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंचायती राज व्यवस्था की सभी समितियों पर चर्चा कीजिए। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी जो सभी समितियां हैं, जो जो समितियां आई थी उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। चलिए देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था तंत्र को गाँव के स्तर तक ले जाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह व्यवस्था स्थानीय स्वशासन के सिद्धांत पर आधारित है। यानी ये जो व्यवस्था है ये स्थानीय जो स्वशासन है उस पर आधारित है, जिसमें लोगों को अपने विकास कार्य में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर भी मिलता है, ताकि वो प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन सकें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिन्हें 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में अनुच्छेद 243 में लिखा गया है, 243 से 243 में लिखा गया और ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। लेकिन पंचायती राज की वर्तमान संरचना बनने से पहले विभिन्न समितियों ने इसकी रूपरेखा तैयार की। नीचे इन प्रमुख समितियों का वर्णन है। यानी देखिए जो वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था है उसको बनने से पहले कई समितियां आई थी जिन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार करी। अब कौन कौन सी समितियां थी, चलिए अब हम उन्हें देख लेते हैं। पहला है हमारा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो थी इसने क्या किया, यह पंचायती राज की आधारशिला मानी जाती है। यानी पंचायती राज पंचायती राज जो व्यवस्था है उसकी आधारशिला जो है वो बलवंत राय मेहता समिति है। ठीक है, गठन कब हुआ, गठन 1957 में समुदाय विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा के लिए किया गया था। इसका एक तरह से जो संगठन है, अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो बलवंत राय जी मेहता थे, इसीलिए इस समिति का नाम भी इनके नाम पर रख दिया गया। अगर प्रमुख सुझावों की बात करें तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश, यानी 3 स्तर की जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वो इसी समिति ने सिफारिश की थी। पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा है हमारा पंचायत समिति और तीसरा है हमारा जिला परिषद। ठीक है, वास्तविक लोकतंत्र ग्राम स्तर पर विकसित करने की आवश्यकता बताई, ताकि जो एक तरह से ग्राम स्तर है वहाँ पर भी लोकतंत्र स्थापित हो सके। पंचायतों को विकास योजना के क्रियान्वयन में स्वायत्तता दी गई, ताकि ये जो है ये सही से कार्य कर सके। नियमित चुनाव और वित्तीय संसाधनों की सुनिश्चितता को सुझाव दिया गया और इसकी जो सुनिश्चितता है उसको बढ़ाया गया। अगर हम इसका परिणाम देखें, यानी
इस जो समिति है इसका क्या परिणाम हुआ। तो 1959 राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली लागू हो गई, ये इसका परिणाम हुआ। नेक्स्ट जो समिति है वो है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। इस समिति में क्या हुआ, यह समिति पंचायती राज व्यवस्था की कमजोरियों को दूर करने हेतु आई थी, यानी जो जो कमियां रह गई थी, कमजोरियां थी, उनको उजागर करने, उन्हें दूर करने के लिए आई थी। गठन इसका 1977 में ये जनता पार्टी सरकार द्वारा हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो अशोक मेहता थे। अगर हम इसके प्रमुख सुझावों की बात करें, यानी क्या क्या सुझाव दिए गए, तो इसके सुझावों में 2 स्तरीय प्रणाली का प्रस्ताव था, यानी 2 स्तरों पर जो प्रणाली है वो होनी चाहिए। पहला था जिला परिषद, जिसमें मंडल पंचायत लगभग 15 से 20 ग्रामों का समूह, यानी जो मंडल पंचायत है वो होना चाहिए 15 से 20 गांवों का समूह होना चाहिए। जिला परिषद को विकास कार्य का प्रमुख निकाय बनाया गया। पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई, यानी जो पंचायती संस्थाएं थी उन्हें संवैधानिक जो दर्जा है वो दिया जाना चाहिए, ये इन्होंने सिफारिश की थी। राजनीतिक दलों की भागीदारी से पंचायती चुनाव करवाए गए, ताकि जो एक तरह से पंचायती चुनाव है वो होकर राजनीतिक दल बन सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पंचायती संस्थाओं को वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए राज्य वित्तीय आयोग गठित किया गया, ताकि जो एक तरह से वित्तीय है, पैसे से रिलेटेड परेशानी या फिर जो समस्या हैं वो उत्पन्न नहीं हो। अगर इसके महत्व की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे इस समिति की सिफारिश ने पंचायती राज के संवैधानिक दर्जे की नींव रखी, जो बाद में 73वें संशोधन में साकार हुई, यानी इसने जो संवैधानिक दर्जे की बात की गई थी उसे स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे GV के राव समिति। GV के जो राव समिति है इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे इसके जो अध्यक्ष थे वो GV के राव ही थे। मुख्य जो सुझाव दिए गए थे इसमें आप लिखेंगे पंचायतों को प्रशासनिक योजना का प्रमुख अंग बनाने की बात की गई थी, कि जो प्रशासन है उसे प्रमुख अंग बना लिया जाए। जिला स्तर परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पंचायतों को दी गई, ताकि जो कार्यान्वयन है या फिर जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। विकास प्रशासन में नौकरशाही के स्थान पर जनता की भागीदारी को बढ़ाया गया, या फिर ये कहूँ जनता को भी भागीदार बनाया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे LM सहवी समिति। LM जो सहवी समिति है ये 1986 में आई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर LM सहवी थे, और इसकी जो प्रमुख सुझाव हैं उसमें आप देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी जाए, यानी इसने भी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे संवैधानिक मान्यता दिलाने की बात की। ग्राम सभाओं को लोकतंत्र की आधार इकाई के रूप में मान्यता मिली, ताकि जो ग्राम सभा है उन्हें लोकतंत्र की एक तरह से आधार इकाई के रूप में देखा जाए। इस बारे में बात की गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पंचायतों को न्यायिक अधिकार भी दिए गए, ताकि वह ग्राम न्यायालयों के रूप में काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। अगर इसके महत्व की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे इस समिति की सिफारिशों को आधार बनाकर बाद में 73वें संविधान संशोधन 1992 पारित हुआ, जिसने पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया, और बाद में यही आधार बना 73वें संविधान संशोधन का। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो। नेक्स्ट समिति है हमारा ठाकुर समिति। ठाकुर समिति जो आई थी वो 1988 में आई थी। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे पंचायती राज्य संस्थाओं को अधिक शक्तिशाली बनाने का उपाय सुझाना, ताकि जो एक तरह से पंचायती राज व्यवस्था है उसे अधिक शक्तिशाली बनाया जा सके। अगर सुझाव की बात करें तो पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने और नियोजन प्रक्रिया में सीधा भाग देने की अनुशासन किया, यानी जो एक तरह से अनुशासन है, स्वायत्तता है, उसको बढ़ाने और सीधा भाग लेने के लिए इसमें बात की गई। अब हम देखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि हुआ था 1992 में। ठीक है, समिति की सिफारिशों के आधार पर पारित इस संशोधन के तहत, यानी समितियों की जो सिफारिश थी उनके आधार पर यह संशोधन पारित हुआ था। इसके तहत क्या क्या हुआ, 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला, यानी 3 स्तर की जो पंचायती राज व्यवस्था थी जो हमने सबसे पहले देखी उसे दर्जा मिल गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, चुनाव, आरक्षण, वित्तीय आयोग आदि के प्रावधान दिए गए, यानी इन सभी को इसमें रखा गया।
बताया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इन सभी समितियों, विशेष रूप से बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति ने भारतीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव और विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी ये दोनों जो समितियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं एंड आपको इन दोनों के बारे में पता भी होना चाहिए। हो सकता है स्पेशली आपसे इन दोनों के बारे में ही पूछ लिया जाए। इन समितियों के सुझावों के फलस्वरूप आज भारत में ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। यानी इन समितियों की वजह से ही हम कह सकते हैं जो लोकतंत्र है उसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हुई हैं। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे इस प्रकार कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्राम स्वराज के विचार को साकार करने की दिशा में संविधान और समिति का संयुक्त प्रयास है। यानी हम कह सकते हैं संविधान और जो समितियां हैं उन्होंने एक साथ मिलकर प्रयास किया जिन्होंने इसे साकार करने में मदद की, जहां अब ग्राम स्वराज जो है उसको भी विकास की और एक तरह से लोकतंत्र की ओर प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नगर पालिकाएं इन दिनों किस प्रकार कार्य कर रही हैं, इसके विकास और चुनौतियों को अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि भारत की जो नगर पालिका है वो इन दोनों यानी आज के टाइम पे किस तरह से कार्य करती हैं, इसके विकास और जो चुनौतियां हैं वो आपको बतानी है अपने शब्दों में। किस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जब ये बोल दिया जाए कि अपने शब्दों में बताइए। चलिए इसको देख लेते हैं। इसका आप इस तरह से इसको लिखेंगे, भारत में नगर पालिकाएं शहरी स्थानीय शासन की प्रमुख संस्थाएं हैं। जैसे गांवों में पंचायती राज व्यवस्था होती है, यानी जैसे पंचायती राज व्यवस्था है गांवों में, वैसे ही शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं। इस प्रकार शहरों में नगर पालिकाएं नागरिक प्रशासन और विकास कार्य की जिम्मेदारी निभाती हैं। ये ही नगर पालिकाएं जो है वही देखती हैं कि नागरिकों का विकास हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही। संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। यानी 1992 का जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसी से इन्हें संवैधानिक दर्जा मिला और इन्हें लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई संस्थाओं के रूप में मान्यता मिली, या ये कहूँ माना जाने लगा, क्योंकि इनकी जो मान्यताएं दी गई थी इन्हें लोकतांत्रिक रूप से 1992 के बाद ही दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नगर पालिकाओं की संरचना, यानी नगर पालिका आखिर बनी कैसे होती है। हम इनकी संरचना के ऊपर अगर बात करें तो इसमें आप लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 जी तक नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। यानी नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। इनके अंतर्गत 3 प्रकार की शहरी संस्थाएं स्थापित की गई, यानी 3 प्रकार की शहरी जो संस्थाएं हैं वो बनाई गई। पहली होती है हमारा नगर पंचायत, जो कि उन क्षेत्रों के लिए जहां ग्रामीण से शहरी रूपांतरण हो रहा है, यानी ग्राम से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ होती है नगर पंचायत। फिर होती है नगर परिषद, मध्य आकार के शहरों के लिए, यानी जिनका आकार ज़्यादा बड़ा ना हो उनके लिए होती है नगर परिषद। फिर होती है नगर निगम, बड़े शहरों और महानगरों के लिए होती है नगर निगम। ठीक है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप यहाँ नगर निगम को देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इन संस्थाओं में निर्वाचित सदस्य होते हैं जो स्थानीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी नगर निगम, नगर पालिका, इन सभी का भी चुनाव होता है जो कि लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नगर पालिकाओं के कार्य, यानी आखिर इनके क्या कार्य होते हैं। नगर पालिकाएं नागरिक जीवन से जुड़े अनेक कार्य करती हैं, यानी जो नागरिकों के जीवन से जुड़े कार्य होते हैं वो नगर पालिकाओं द्वारा करे जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से कार्य हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे पेयजल आपूर्ति, सड़क सफाई और प्रकाश व्यवस्था, यानी जो पीने वाला पानी होता है, सड़क होती है, सफाई होती है और प्रकाश यानी जो लाइट वगैरह होती है वो इसी के अंदर आ जाती है। आपने देखा होगा कि कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं वो भी इसी के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कचरा निस्तारण और स्वच्छता, यानी कचरे को हटाना और स्वच्छता लाना भी इन्हीं का कार्य होता है। प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, यानी स्टार्टिंग की जो शिक्षा होती है एंड स्वास्थ्य सेवा होती है वो भी इन्हीं का कार्य है। नगर नियोजन एवं भवन निर्माण का नियंत्रण, यानी जो नगर नियोजन है और जो भवन निर्माण होता है उन पर भी इनका नियंत्रण होता है। आपने सुना होगा दिल्ली में कि 5 या 6 फ्लोर से ज़्यादा फ्लैट या फिर घर बनाना अलाउ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्यावरण संरक्षण
उद्यान और सामुदायिक केंद्रों का विकास, यानी पर्यावरण जो संरक्षण होते हैं, उद्यान होते हैं, सामुदायिक जो केंद्र होते हैं, उन सभी का जो एक तरह से विकास है, संरक्षण है, वो सभी इनके अंतर्गत आ जाता है। नागरिकों के कर संग्रहण जैसे संपत्ति कर, जल कर आदि, यानी जो कर लिया जाता है वो भी इन्हीं के द्वारा लिया जाता है, जैसे कि संपत्ति कर हो गया, जल कर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे नगर पालिका का विकास, यानी जो नगर पालिका है उसका विकास कैसे हुआ। अगर इसके विकास की बात करें तो 74वें संशोधन के बाद नगर पालिकाओं का लोकतांत्रिक स्वरूप मजबूत हुआ, यानी इससे पहले ये लोकतांत्रिक रूप में नहीं थे। महापौर और पार्षदों का चुनाव नियमित रूप से होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, ताकि जो महिलाएं हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर पाए। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नगर योजनाओं और विकास परियोजनाओं में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी बढ़ी, यानी जो स्थानीय लोग हैं अब जो योजनाएं थी, विकास की परियोजनाएं थी, उन सभी में भागीदार बनने लगे। स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और अमरूद जैसे योजनाओं ने शहरी विकास को गति दी, यानी ये सारी जो एक तरह से मिशन चले थे, इन्होंने एक तरह से जो शहरी विकास है उसको गति देने का कार्य किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नगर पालिकाओं की चुनौतियाँ, कि आखिर जो नगर पालिका है वो किन किन चुनौतियों का सामना करती है। यही हमारा क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था। हालांकि नगर पालिकाएं शहरी प्रशासन की रीढ़ है, परंतु इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी देखिए, शहरी विकास के लिए नगर पालिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हमारी रीढ़ हमारे लिए ज़रूरी है। रीढ़ का मतलब यहाँ रीढ़ की हड्डी से है, जो कमर में होती है। ठीक है, ऐसे ही नगर पालिकाएं हैं शहरों के विकास के लिए, लेकिन फिर भी इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी चुनौतियाँ, तो पहला आप लिखेंगे वित्तीय संकट। नगर पालिकाओं के पास पर्याप्त राजस्व नहीं होता, जिससे वह विकास कार्य प्रभावी ढंग से नहीं कर पाती, यानी इनके पास इतना पैसा नहीं होता। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य सरकार पर निर्भरता। आर्थिक और प्रशासनिक निर्णयों में राज्यों को अत्यधिक नियंत्रण है, यानी आर्थिक हो या फिर प्रशासनिक हो, अगर इन्हें आर्थिक रूप से या प्रशासनिक रूप से कुछ भी करना है तो इन्हें राज्यों पर डिपेंड रहना पड़ता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण। तेजी से बढ़ती शहरीकरण से नगर सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, जिसकी वजह से इसका असर नगर पालिकाओं पर भी पड़ता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप कार्यकुशलता और प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, यानी यहाँ पर जो भ्रष्टाचार और जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोग जो अपने कार्य हैं वो सही से नहीं कर पाते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तकनीकी और मानव संसाधनों की कमी, यानी तकनीकी और जो मानव संसाधन है उनकी भी कमी है। किस तरह से योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन कठिन हो जाता है, यानी जो योजनाएं होती हैं इनका जो प्रभावी क्रियान्वयन है, प्रभावी रूप से करना है वो कठिन हो जाता है, क्योंकि सही रूप से उन्हें नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि तकनीक या फिर मानवीय जो संसाधन है वो इतने उपलब्ध नहीं है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे नगर पालिकाएं शहरी लोकतंत्र की नींव है, जो स्थानीय स्तर पर नागरिक सुविधाओं प्रदान करने और शहरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किस तरह से ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हालांकि इसके समक्ष वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियां हैं, फिर भी यह संस्थाएं भारत में लोकतांत्रिक ढांचे को नींव से मजबूत बनाती हैं, यानी ये एक तरह से नींव, जिस तरह से एक घर की नींव मजबूत होती है तो आगे का घर भी मजबूत बनता है। वैसे ही अगर नगर पालिका जो है मजबूत है तो हमारा जो शासन है वो भी मजबूत रहता है। ये नींव को मजबूत बनाने का कार्य करती है। इस प्रकार नगर पालिकाएं भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, जो शहरों में जन भागीदारी आधारित प्रशासन का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से लोकतंत्र की आत्मा भी है, क्योंकि ये पूरे देश को चलाने में मदद करती हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघवाद को परिभाषित कीजिए। भारत में मौजूदा संघवाद के विभिन्न प्रावधानों के बारे में चर्चा कीजिए, यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि संघवाद आखिर क्या होता है और भारत में जो मौजूदा संघवाद है इसके जो विभिन्न प्रावधान हैं उन पर आपको चर्चा करनी है। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। संघवाद शासन की वह प्रणाली है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया जाता है, यानी केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है उनके बीच जो शक्तियाँ होती हैं उनका विभाजन किया जाता है संघवाद में, ताकि दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने अधिकारी क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, कोई भी एक दूसरे के कार्य
कार्य में ना करे, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य हो। संघवाद का उद्देश्य शक्ति संतुलन बनाकर राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता दोनों की रक्षा करना है। इसीलिए संघवाद का यूज़ किया जाता है ताकि जो शक्ति संतुलन है वो एक तरह से बन सके। भारतीय संविधान ने भी इसी सिद्धांत को अपनाया है, परंतु भारत का संघवाद पारंपरिक संघवाद से भिन्न है। यानी देखो, हमारे भारत ने भी संघवाद को अपनाया है, लेकिन जो और देश संघवाद को अपना रहे हैं या जो पारंपरिक है, उससे हमारा संघवाद थोड़ा सा अलग है। ये अर्ध संघीय है या सहकारी संघवाद के स्वरूप में है। किस तरह से, ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने देखी होगी, क्यों हमारा देश अर्ध संघीय है या फिर सहकारी संघवाद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, एंड पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत में संघवाद के प्रमुख प्रावधान, यानी जो भारत है इसमें संघवाद के क्या क्या प्रमुख प्रावधान है। इसमें आप लिखेंगे संघीय ढांचा किस तरह से। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया, क्या कहता है हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, इसमें कहा है भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी जो भारत है वो राज्यों का ही संघ है। ठीक है, ये हमारे अनुच्छेद 1 से ही पता चलता है, जिसका अर्थ है कि भारत में संघीय व्यवस्था है जहाँ केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग सरकारें हैं। यहाँ हम देख भी सकते हैं हमारे भारत में केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग सरकारें होती हैं, दोनों के लिए चुनाव होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शक्तियों का विभाजन किस तरह से। संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है। यानी हमारा जो संविधान है इसकी 7वीं अनुसूची में 3 जो शक्तियां हैं हमारे पूरे देश की, उन्हें 3 सूचियों में बांटा गया है। अब वो 3 सूची कौन कौन सी हैं, चलिए देखेंगे, एंड अगर आपको पता है तो बिना देखे कमेंट बॉक्स में भी बताना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कौन कौन सी सूचियाँ हैं। तो पहली है हमारी है संघीय सूची, जैसे कि रक्षा हो गया, विदेश नीति होगी, मुद्रा हो गई, ऐसे जो मुद्दे होते हैं वो संघीय सूची में आ जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा राज्य सूची, जैसे कि पुलिस होगी, कृषि होगी, स्वास्थ्य हो गया, ये सारे जो मुद्दे हैं वो हमारे राज्य सूची में आते हैं। फिर तीसरी होती है हमारी संवर्ती सूची। ठीक है, संवर्ती सूची में शिक्षा हो गया और विवाह हो गया, पर्यावरण हो गया, ये सारे जो मुद्दे हैं वो हमारे संवर्ती सूची में आते हैं। इसमें दोनों सरकारों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हैं। यानी देखो, ये वाले जो क्षेत्र हैं इनमें जो संघ है यानी जो केंद्र है वो कानून बनाएगा, ये वाले जो मुद्दे हैं इन पे राज्य जो एक तरह से कानून है वो बनाएगा। ये वाले जो मुद्दे हैं इन पे या तो ये भी बना सकता है या ये भी बना सकता है, दोनों की ही बना सकते हैं इन वाले मुद्दों पर, यानी संवर्ती सूची में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे लिखित और सर्वोच्च संविधान किस तरह से। भारत का संविधान लिखित और सर्वोच्च है, यानी भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित और सर्वोच्च संविधान है। कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं ही बनाया जा सकता, यानी संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून, कोई भी नियम नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका किस तरह से। सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्य के बीच विवादों का निपटारा करती है और संविधान की रक्षा करती है, यानी जो भी निपटारे होते हैं या जो भी विवाद होते हैं सर्वोच्च न्यायालय उन्हें निपटा देती है, और जो संविधान है उसमें एक तरह रक्षा करती है संविधान की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे संविधान की कठोरता किस तरह से। हमारा जो संविधान है वो कठोर है। इसमें आप लिखेंगे कुछ संशोधन ऐसे हैं जो केवल केंद्र नहीं कर सकता, इसके लिए राज्य की भी सहमति आवश्यक होती है। यह संघीय सिद्धांत का उदाहरण है। यानी देखिए, बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पे केवल जो केंद्र है वो संशोधन नहीं कर सकता या उस पर कोई नियम नहीं बना सकता, उसके लिए उसे राज्य से भी पूछना अनिवार्य है। यही हमारे संघीय जो सिद्धांत है उसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, क्योंकि राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वित्तीय संघवाद किस तरह से। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, जो हर 5 वर्ष में गठित होता है। यानी ये जो आयोग है ये हर 5 वर्ष में गठित होता है और एक वित्तीय संघ बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संघीय संस्थाएं किस तरह से। राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी जो संघीय संस्थाएं होती हैं उसमें हम राज्यसभा देखेंगे जो एक तरह से राज्य को प्रतिनिधित्व करती हैं, राज्य को दिखाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है। केंद्र और राज्य के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बनाई जाती है अंतर्राज्यीय परिषद, ताकि
केंद्र और जो राज्य है इनके बीच में सहयोग बन सके, टकराव ना पैदा हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, कि आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, भारत का संघवाद शक्ति, साझेदारी और सहयोग पर आधारित है। यह ना तो पूर्ण संघीय है और ना ही पूर्ण एकात्मक, बल्कि दोनों का संतुलित रूप है। यानी हम कह सकते हैं भारत का जो संविधान है या संघ है वो ना तो पूरी तरह से संघीय है और ना ही एकात्मक है, बल्कि दोनों का मिला जुला है। इसीलिए भारत का संघवाद एकता में विविधता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी हम एकता में विविधता को देखते हैं, जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर देश के समग्र विकास में योगदान देते हैं। यानी केंद्र और राज्य मिलकर ही कोई भी नीति बनाते हैं, और जो बेस्ट नीति होती है, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्य की हो, जो भी बेस्ट होगी लोगों के लिए उसको चुन लिया जाता है, उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परीक्षण कीजिए कि केंद्र सरकार राज्य की तुलना में कैसे अधिक शक्तिशाली है। यानी आपको बताना है कि जो केंद्र सरकार है वो किस तरह से राज्य सरकार से या राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। देखिए, हम केंद्र के बारे में और राज्य के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जो शक्तियों का विभाजन है, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संवर्ती जो सूची है, इन सभी के बीच में होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं किस तरह से जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार से या राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। इसका आप आंसर किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हम लोग आंसर देखेंगे, यानी परिचय से, परिचय में आप लिखेंगे, भारत एक संघीय देश है परंतु इसका संघवाद पारंपरिक संघवाद से भिन्न है। यानी हम कह सकते हैं भारत जो है वो एक संघवाद देश है, लेकिन संघवाद से जो पारंपरिक संघवाद है उससे भिन्न देखने को मिलता है। किस तरह से भिन्न है ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन तो किया है, परंतु केंद्र को राज्य की तुलना में अधिक अधिकार और शक्ति प्रदान की है। यानी देखिए, जो शक्ति हैं उनका तो बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच में, लेकिन जो केंद्र है वो हमेशा राज्य से एक तरह से अधिक है शक्तियों में, क्योंकि केंद्र के पास शक्तियाँ ज़्यादा हैं। इस कारण विद्वान के.सी. वेयर ने भारत को संघवाद को केंद्र की ओर झुका हुआ संघवाद कहा। इसी कारण जो के.सी. वेयर हैं इन्होंने कहा कि जो भारत का संघवाद है वो केंद्र की ओर झुका हुआ संघवाद है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये बात किसने बोली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे शक्ति का असमान विभाजन, किस तरह से जो शक्तियां हैं उनका असमान विभाजन है। इसमें आप लिखेंगे, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। यानी जो संविधान है उसकी जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां दी गई हैं। पहले ही हमारी संज्ञा सूची जो लगभग 97 विषय रखती है। ठीक है, दूसरी है हमारी राज्य सूची, दूसरी है हमारी राज्य सूची जिसमें लगभग 66 विषय हैं। यानी देखिए, जो संघीय सूची है इसमें केंद्र राज्य, केंद्र जो कानून है वो बनाती है, जो राज्य सूची है इसमें राज्य जो कानून है वो बनाती है। फिर आती है हमारी संवर्ती सूची जिसमें लगभग 47 विषय हैं, और जो संवर्ती सूची है इसमें दोनों ही मिलकर, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। संघीय सूची में महत्वपूर्ण विषय जैसे रक्षा हो गया, विदेशी मामले, मुद्रा, रेल आदि शामिल किए गए हैं किसमें, संघीय सूची में। यदि राज्य और केंद्र में किसी विषय पर टकराव होता है तो केंद्र का कानून सर्वोच्च माना जाता है। यानी अगर ऐसा हो कि कोई कानून है, कोई चीज़ है, कोई मुद्दा है जिस पर दोनों ही, संघ ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी कानून बना दिया, तो जो संघ ने और राज्य ने जो कानून बनाया ना इस विषय पर, तो जो संघ वाला है उसे मान्यता दी जाएगी और राज्य वाले को खारिज कर दिया जाएगा। और ये बात कहता है हमारा अनुच्छेद 254, ये हमारा अनुच्छेद इस बात को कहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ किस तरह से, संविधान के अनुच्छेद 352 और 356 और 360 के तहत केंद्र सरकार आपातकाल घोषित कर सकती है। यानी इन सारे अनुच्छेदों के तहत जो केंद्र है वो पूरे देश में कभी भी आपातकाल घोषित कर सकती है। ठीक है, राष्ट्रीय और वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र राज्य के सभी अधिकार अपने हाथ में ले सकती है। यानी जब राष्ट्रीय और वित्तीय आपातकाल आ जाए, यानी राष्ट्रीय पर खतरा और जो वित्तीय यानी पैसे से रिलेटेड आपातकाल आ जाए, तो केंद्र राज्य के सभी अधिकार अपने हाथ में ले सकती है। राष्ट्रपति शासन लगाने पर राज्य सरकार भंग हो जाती है और शासन केंद्र के अधीन चला जाता है। और राष्ट्रपति अगर शासन लग जाए तो जो राज्य है उसकी जो सरकार है वो भंग कर दी जाती है, यानी खत्म कर दी जाती है, और जो सारी शक्ति है
केंद्र के हाथों में चली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ देखें तो केंद्र सरकार के पास कर संग्रह और वितरण की प्रमुख शक्तियाँ हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति केंद्र पर निर्भर करती है, क्योंकि अधिकांश राजस्व स्रोत केंद्र के अधीन होते हैं या केंद्र के अधीन ही है, जहाँ से राजस्व लिया जाता है। राज्य को सहायता देने के लिए वित्तीय आयोग बनाया जाता है, जो केंद्र के नियंत्रण में कार्य करता है। यानी वित्तीय आयोग जो है वो राज्य की सहायता के लिए बनाया जाता है, लेकिन वित्तीय आयोग भी केंद्र के नियंत्रण में ही कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शासन और प्रशासन पर नियंत्रण किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो केंद्र को प्रतिनिधित्व देता है या प्रतिनिधित्व करता है। यानी राज्यपाल की भी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। राज्यपाल राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं या राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त केंद्र के पास राज्य कानूनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोकने की शक्ति भी होती है। यानी अगर राष्ट्रपति स्वीकृति ना दे किसी कानून के लिए तो वो रुक भी सकता है। अगर हम इसमें योजना और नीति निर्माण में प्रधानता की बात करें कि क्या प्रधानता होती है, तो इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे देश के विकास की योजना, जैसे नीति आयोग। पुणे में योजना आयोग केंद्र के अधीन संचालित होती है। यानी ये जो है ये केंद्र के अधीन ही होता है। राज्य की योजनाएं प्राय केंद्र की नीतियों और अनुमोदनों पर निर्भर करती है। यानी जो भी राज्य नियम या कानून या योजनाएं बना रहा है वो केंद्र की नीतियों और अनुमोदनों पर ही निर्भर करती है। अगर केंद्र मना कर दे तो वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा एकीकृत राज्यपालिका और अखिल भारतीय सेवाएं किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जो केंद्र के नियंत्रण में है। यानी एकीकृत राज्यपालिका है जो कि किसके नियंत्रण में है, केंद्र के नियंत्रण में है। साथ ही आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र के अधीन होती हैं, परंतु राज्य में कार्य करती हैं। यानी देखिए जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं और आईएफएस होते हैं, ये केंद्र के अधीन होते हैं, लेकिन कार्य कहाँ करते हैं, राज्यों में कार्य करते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट जो करते हैं वो केंद्र को करते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से ये अधिक शक्तिशाली है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की भूमिका प्रमुख और निर्णायक है। यानी हम कह सकते हैं ऊपर जो हमने पढ़ा उसके निष्कर्ष में कि जो केंद्र की शक्ति है या केंद्र सरकार है उसकी भूमिका राज्य से अत्यधिक है, या ये कहें राज्य से बहुत ज़्यादा है। हालांकि राज्यों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, फिर भी भारत का संघवाद एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचा है जिससे देश की एकता, स्थिरता और अखंडता बनी हुई है। यानी ये सारी ही चीज़ें हमारी जो देश की एकता है, स्थिरता है और अखंडता है उसको बनाए रखने का कार्य करते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको अगर कोई डाउट रहता है या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ आपकी फुल बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर थे वो कवर हो जाते हैं। अगर कहीं डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, मैं उस सब्जेक्ट की वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड सेकंड वे है नोट्स के लिए कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरे इंस्टाग्राम ID को भी चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID पर भी मेरी अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, उनसे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियोस जितनी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो लोग भी अच्छे से पास आउट कर पाएँ और अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। चलिए फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।